नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई लोग हमें यह कह रहे थे कि जब से देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है तब से आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम ये पहले से जानते थे कि एक ऐसा वायरस जरूर छोड़ा जाएगा जो कि दुनिया की जनसंख्या को कम कर देगा। और इस बात को साबित करने के लिए हम आपके सामने एक 5 साल 8 महीने पुरानी वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो 24 जुलाई 2014 को शूट की गई थी। आइए इस वीडियो को देखते हैं। दुनिया की जनसंख्या कह रहे 700 करोड़ से ज्यादा हो रही है। तो हमारे काम के लिए बिना बात में, पर दुनिया में संसाधनों को हमें भी जीना है तो बहुत वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको घटाकर 50 से 100 करोड़ कर दिया जाए। इन्होंने एक वायरस बनाया है और ये करने वाले हैं अगले शायद 5 से 7 साल में, ठीक है ना। मैं बताऊंगा अगली प्रेजेंटेशन में 5 से 7 साल में। देखा आपने? एक बार फिर से देखिए। इन्होंने एक वायरस बनाया है और ये करने वाले हैं अगले शायद 5 से 7 साल में। सुना आपने क्या कहा इन्होंने? उन्होंने यह कहा कि ये जो लोग दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, यह लोग पूरी दुनिया की जनसंख्या को कम करने के लिए आज से 5 से 7 साल बाद एक वायरस जरूर छोड़ेंगे। यह वीडियो आज से 5 साल 8 महीने पुरानी है। आप इस बात पर ध्यान दें कि लेखक ने 2 से 3 साल नहीं बोला और ना ही 10 से 12 साल बोला, बल्कि बिल्कुल सटीक 5 से 7 साल बोला। इसी वीडियो में आगे चलकर लेखक और भी कई आश्चर्यजनक खुलासे करते हैं जिन्हें हम अभी वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज से 6 साल पहले कोई ऐसी भविष्यवाणी कर कैसे सकता है और उसे इस बारे में पता कैसे लगा। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि उस व्यक्ति को एक रात को सपना आया हो कि आज से 5 से 7 साल बाद कोई वायरस फैलाया जाएगा। उन्हें यह बात इसलिए समझ आ गई थी क्योंकि पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद उन्हें यह समझ आ गया था कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। और उसके बाद ही उन्होंने बैंकों का मायाजाल पुस्तक लिखी ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि ये दुनिया चल कैसे रही है और कौन इसे चलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जब हाल ही में हमारी उनसे इस विषय पर बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना वायरस तो सिर्फ एक टेस्ट वायरस है। टेस्ट वायरस मतलब कि ये वायरस सिर्फ इसलिए फैलाया गया है ताकि पता लग सके कि ये कितने लोगों तक फैल सकता है और देशों की सरकारें किस प्रकार प्रतिक्रियाएं देती हैं ऐसे वायरस के फैलने पर। उन्होंने ये भी बताया कि इस वायरस से तो केवल 1 से 2 करोड़ लोग ही मरेंगे, लेकिन उन लोगों के पास ऐसे भी वायरस हैं जिससे लगभग 300 से 400 करोड़ लोग भी मारे जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ये आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने इस वायरस को फैलाया है। तो ये जानने के लिए तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी ही पड़ेगी। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। जब ये किताब देश के समाज सेवी अन्ना हजारे जी ने पढ़ी तो उन्होंने यह कहा कि यह किताब देश के युवाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब पर अपना वक्तव्य दिया है। देश के एक चर्चित पत्रकार विनीत नारायण, जिन्होंने हवाला कांड का खुलासा किया था, उन्होंने जब ये किताब पढ़ी तो उन्होंने ये कहा कि अद्भुत किताब 125 करोड़ भारतीयों की आंखें खोल देगी। इतना ही नहीं, देश के प्रमुख अखबार जैसे अमर उजाला, पंजाब केसरी और उत्तर भारत के और भी कई अखबारों में इस किताब पर लेख छपे हैं। इस किताब के लेखक भी कोई साधारण आदमी नहीं है। लेखक ने IIT दिल्ली से बीटेक किया है और बीटेक करने के साथ साथ ही लेखक ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाओं को समझकर इन लोगों पर अध्ययन किया, उसके बाद ये किताब लिखी। इस किताब को पढ़ने के लिए आप bankjal.com पर जा सकते हैं। आइए अब इस किताब और कोरोना वायरस फैलने के पीछे के संबंध को समझते हैं। कोरोना वायरस फैलने के पीछे अर्थव्यवस्था का एक बड़ा खेल है। आप खबरों में देख रहे होंगे कि जब से लोगों ने कोरोना वायरस का नाम सुना है तब से ही दुनिया भर के शेयर बाजार, फैक्ट्रियां और छोटे बड़े सभी काम धंधे ठप पड़ गए हैं। सेंसेक्स बिल्कुल नीचे आ चुका है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। शेयर बाजार के अंदर जितने भी लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनका हजारों करोड़ों रुपए डूब गया है। शेयर बाजार के अंदर लोगों के शेयरों की कीमत कौड़ियों के भाव आ चुकी है। तो क्या बाजार के इस तरह डूब जाने में भी किसी का फायदा हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। अर्थशास्त्री लैरी बेट्स बताते हैं कि संपत्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। किसी का नुकसान हमेशा किसी दूसरे का फायदा होता है। जैसा कि आप सुनते होंगे कि बाजार के अंदर 8 लाख करोड़ रुपया डूब गया, तो असलियत में ये पैसा डूबता नहीं है,
वो बस किसी दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो कोरोना की वजह से आई मंदी में संपत्ति का जो नुकसान हुआ वो किसको ट्रांसफर हुआ है, आइए इसे समझते हैं। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया के अंदर मंदी कभी भी अपने आप आती नहीं है, हमेशा लाई जाती है, जिसके अंदर इन बैंक्स का बहुत फायदा होता है। हम देश के इन छोटे मोटे बैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन इंटरनेशनल बैंक्स की बात कर रहे हैं जिनके पास अपार संपत्ति है। इन बैंकों के मालिक बैंकों के माध्यम से ही पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाते हैं। सबसे पहले तो ये लोग बैंकों के माध्यम से ही दुनिया के अंदर मंदी लेकर आते हैं, जिसके बाद आम लोग अपनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति को बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही ये संपत्ति का दाम कौड़ियों के भाव आ जाता है, ये बैंकर्स इन्हें खरीद लेते हैं। फिर कुछ समय बाद जब मंदी का दौर खत्म होता है तो इन्हीं संपत्तियों के दाम फिर से ऊपर आने लगते हैं, तब इन बैंकर्स को बहुत फायदा होता है। ऐसे ही किसी का नुकसान किसी का फायदा बन जाता है। अब कोरोना वायरस के अंदर डूबी हुई संपत्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के साधारण लोगों का पैसा अब इन गुमनाम लोगों के पास चला गया है। अब आप लोग ये बोलते हैं कि हमें ये सब कैसे पता, तो भाइयों, बैंकों का मायाजाल किताब के लेखक ने तो ये बात बहुत पहले बता दी थी कि मंदी और महंगाई कभी भी अपने आप नहीं आती है, हमेशा लाई जाती है, ताकि कैसे पैसा आपकी जेब से उन लोगों की जेब में चले जाए। इसीलिए 6 साल पहले उन्होंने बात बोली कि एक वायरस जरूर छोड़ा जाएगा जिससे इन लोगों के 2 मंसूबे पूरे होंगे। सबसे पहला तो ये कि दुनिया की जनसंख्या कम होगी, और दूसरा ये कि जब कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अंदर मंदी आएगी तो उसके बाद दुनिया के देशों को इस बात पर लेके आने के लिए कि दुनिया को अब एक केंद्रित या फिर एक सेंट्रल अर्थव्यवस्था की जरूरत है। और आप देख लेना, कुछ महीनों बाद ये बात भी उठने लगेगी कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो दुनिया को एक सेंट्रल अर्थव्यवस्था की जरूरत है। ये सब करके इन लोगों का सिर्फ एक ही सपना है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का, यानी कि दुनिया की एक सरकार बनाने का, और जिसकी शुरुआत होती है वन वर्ल्ड बैंक से। हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखिए। इनका परम उद्देश्य क्या है? परम उद्देश्य है एक विश्व की सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिस पे एक वंश का शासन चलेगा, जो मैं अगली प्रेजेंटेशन में दूंगा थोड़ी देर बाद। वो कहता है जेम्स वॉरबर्ग, ये एक बैंकिंग उसका मालिक था, बैंकिंग फैमिली है। तुम इसे पसंद करो या नहीं, एक विश्व सरकार बनेगी। तुम्हारी मर्जी से नहीं है, पसंद करो या नहीं, बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि प्यार से बनेगी या पिटाई से बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि प्यार से बनेगी या पिटाई से बनेगी। आप लोगों को शायद ये बात अभी मजाक लग रही होगी, लेकिन बैंकों का मायाजाल किताब के लेखक आज से 6 साल पहले हमसे इस बात पर शर्त लगाया करते थे कि ये लोग दुनिया की जनसंख्या को 700 करोड़ से 50 करोड़ तक लेके आने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें से एक काम है एक ऐसा वायरस फैलाना जिसकी वजह से लगभग 3 से 4 महीने के अंदर दुनिया की जनसंख्या एकदम आधी की जा सकती है। उस समय तो हमें उनकी इस बात पर यकीन नहीं आता था, लेकिन आज हमें उनकी इस बात पर यकीन करने पर मजबूर होना पड़ा है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक बैंक से संचालित हो। जैसे जैसे दुनिया के अंदर कोरोना का असर बढ़ेगा वैसे वैसे मंदी बढ़ेगी, तो दुनिया के देश थक हार के अपने आप इनके पाले में चले जाएंगे। दुनिया के देश ये समझ नहीं पाएंगे कि जिसके पास वो मदद मांगने के लिए गए हैं, असलियत में उन्हीं लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया था। तो अगर आपको इस बात की और गहराई समझनी है तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी ही पड़ेगी, नहीं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कोरोना वायरस के फैलने के पीछे का असली कारण क्या है। कोरोना वायरस के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि यह कोई अपने आप बना हुआ वायरस नहीं है, बल्कि षड्यंत्र के तहत छोड़ा गया है और ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। लेकिन सरकार अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि एक सीधा सीधा बायोलॉजिकल वॉर है। जैसे ही वायरस फैलाया गया, सरकार को इसे वॉर डिक्लेयर करना चाहिए था और युद्ध स्तर की तैयारियां करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है भाई। 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अभी पता नहीं कितने मारे जाएंगे। आमने सामने लड़े जाने वाले युद्ध में तो सेना के जवान शहीद होते हैं और दुश्मन को सीमा पर ही रोके रहते हैं, लेकिन इस युद्ध में तो दुश्मन हमारे घर में घुस गया है और आम लोगों को मार रहा है। सरकार ने इस युद्ध के लिए कभी कोई तैयारी नहीं की और ना अब कर रही है। हमारे देश के ऊपर हुए इस आक्रमण के पीछे उन लोगों का एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण है और एक राजनीतिक कारण भी है। वो लोग यह चाहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को गिरा के दुनिया की एक सरकार बनाई जाए। बैंकों का मायाजाल किताब में यह बात बहुत पहले ही बता दी गई थी, लेकिन मैं जानता हूं कि अब भी आप में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग उसी बात पर यकीन करते हैं जो मीडिया आपको दिन रात दिखाती है। सरकार ने जो थाली बजाने का, ताली बजाने का
या फिर मोमबत्ती जलाने का जो कार्यक्रम किया, देश के लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए सब ठीक था। लेकिन क्या सिर्फ आत्मविश्वास से ही इस चीज से लड़ा जा सकता है? भारत का मतलब होता है भा, यानी कि ज्ञान का प्रकाश, और रत माने निरंतर लगा हुआ, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो ज्ञान के प्रकाश में निरंतर लगा हुआ है। जिस दिन भारत के लोग सचमुच ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाएंगे, उस दिन इस देश में परिवर्तन आएगा। अगर हम पहले ही ज्ञान का दीपक जला लेते, पहले ही शोध या फिर अनुसंधान से ये देख लेते कि हमारे ऊपर भी एक ऐसा आक्रमण हो सकता है, तो आज हमारी दुर्गति ना हो रही होती। हमारे देश में राम राज्य की बहुत बातें होती है, लेकिन राम राज्य माने क्या? राम राज्य माने व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं और भरत राम जी की खड़ाऊ रखकर ही 14 वर्ष तक सब कुछ संभाल लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि राम ने अपनी प्रजा के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई थी कि भले ही राम वहां पर हो या फिर ना हो, लेकिन प्रजा को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए इसी व्यवस्थाओं के निर्माण के ऊपर आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। पुराणों में जिक्र आता है कि एक बार राजा जनक किसी अतिथि के साथ अपने राजभवन में बैठे हुए थे। तो बातचीत करते करते एक सिपाही उनके पास आता है और राजा जनक को बताता है कि आपके राज्य में कहीं पर आग लग गई है। तो राजा जनक उसकी बात सुनते हैं और कह देते हैं ठीक है भाई चले जाओ। सिपाही चले जाता है। तो सिपाही और राजा जनक की बात सुनकर वहां पे जो अतिथि बैठा था वो राजा जनक से बोलता है कि भाई आपके राज्य में आग लगी है, आपको वहां पे जाकर देखना चाहिए, उस आग को बुझवाना चाहिए, आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो राजा जनक उसे कहते हैं कि भाई इस आग के लगने से बहुत पहले मैंने चिंतन कर दिया था कि अगर मेरे राज्य में कहीं पर आग लगेगी तो मुझे क्या क्या करवाना है। मैंने पहले ही ये व्यवस्था बना दी थी कि भाई कौन कहाँ से पानी लेकर आएगा, कौन आग को फैलने से रोकेगा और कौन उन लोगों को बचाएगा जो आग में फंस गए हैं। मैंने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे रखी है, सबको पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे वहां पे जाकर देखने से या फिर वहां पे जाकर खड़े हो जाने से कुछ नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद आग वो बुझ भी गई। तो साथियों, इसे कहते हैं भारत। इसी व्यवस्थाओं बनाने के काम को ही कहते हैं भारत। ये नहीं कि अरे कोरोना आ गया चलो अब इससे लड़ते हैं। अरे कोरोना आ सकता है, ये सोच के पहले ही व्यवस्था बनानी पड़ती है। इसीलिए साथियों, ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा, भारत को खड़ा करना पड़ेगा। और भारत को खड़ा आप करेंगे, हम करेंगे। अरे दिए और मोमबत्तियां तो बहुत जला ली, अब संकल्प लेते हैं कि आप और हम मिलकर ज्ञान का दीपक जलाएंगे। अगर आप देशभक्त हैं तो सिर्फ 3 काम कर दीजिए। पहली बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह सच सबको पता लग सके। दूसरी बात, जो भी देशभक्त हमसे जुड़ना चाहता है वो bankjaal.com पर जाकर रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए bankjaal.com पर जाएं। साइट खुल जाने के बाद हमसे जुड़े के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई देगा। आप फॉर्म को हिंदी या फिर अंग्रेजी किसी भी भाषा में भर सकते हैं। फॉर्म के अंदर पूछी गई पूरी जानकारी को ध्यान से भर दें। फॉर्म भर जाने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद आपको अपने फोन के स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर को अपने फोन में भारतीय परिवार के नाम से सेव कर लें और उस नंबर पर एक मिस कॉल जरूर दें। तीसरी बात, बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें, जो कि आपको bankjaal.com पर ही मिलेगी। अगर ये 3 काम आपने कर लिए तो मुझे पूरा यकीन है कि आप और हम मिलकर बहुत जल्द एक सुंदर व्यवस्था बना लेंगे और ये दुष्ट लोग जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं इनके विरुद्ध भी एक ताकत खड़ी कर लेंगे, ताकि भविष्य में हमारे ऊपर ऐसा कोई भी आक्रमण ना होने पाए, और अगर हो तो हम बहुत सरलता से उसको जीत भी पाए। आपके और आपके परिवार की शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। मैं शिवांक यादव, भारतीय परिवार। जय हिंद।